कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका खबरनामा में। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते थे और रैलियां भी करते थे। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की वहां मौजूदगी होती थी और इस भीड़ में कितनी बड़ी तादाद में इस देश का युवा होता था। 2014 बीत गया, 2015 भी बीत गया और 2019 भी आया और उस वक्त भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर रैलियां करते थे और चुनाव प्रचार करते थे। और इस बार इन रैलियों में नारे लगाने के लिए देश के युवाओं की मौजूदगी होती थी। वही युवा जिसके कंधों पर आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य है और इस देश की कमान संभालनी है उस युवा को। लेकिन युवाओं के चेहरे की तादादों को पढ़ना शुरू कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि वह सड़क पर आखिर आज के समय में क्यों निकलने पर मजबूर हो जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस देश का मौजूदा सच सिर्फ राजनीति है, सिर्फ चुनाव है? दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इस देश के युवाओं के सामने क्या सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? इसलिए आज यह चर्चा उन युवाओं के लिए जो राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के पीछे खड़े होकर उनके लिए नारे लगाते हैं, उन्हीं युवाओं के लिए जो चुनाव के दौरान बूथ पर बैठकर मतदाताओं से मतदान करने के लिए या तो 500 रुपए दिहाड़ी का इंतजार करते हैं, मेहनताना मिल जाएगा उन्हें, या फिर जिस प्रतिनिधि का वो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आने वाले भविष्य में कुछ लाभ मिल जाएगा। दरअसल देश की लेबर मिनिस्ट्री ने 2018 के बाद कोई डाटा रिलीज नहीं किया है, लेकिन 2018 तक का ही डाटा युवाओं को घबरा देगा। मानो युवाओं के सामने स्थिति ऐसी है कि उनके सामने एक मोटी दीवार खड़ी कर दी गई हो कि आप सीधे चलोगे तो टकरा जाओगे। दाएं और बाएं राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पीछे आपको खड़ा होना है और उनके लिए ही नारे लगाने हैं और उन्हें नेताओं को जिताना होगा जिन नेताओं ने इस देश के युवाओं के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। युवा रोजगार को लेकर लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं, धरना देते हैं और आंसू गोले भी उन युवाओं को खाने पड़ते हैं। किस लिए? महज वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, वो रोजगार की मांग करते हैं। इसलिए इन्हीं युवाओं को, जो युवा इन नेताओं को सत्ता पर बैठाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, उन्हीं युवाओं को ये दंश झेलना पड़ता है। तो आज चर्चा होगी इन्हीं युवाओं पर। तो खबरनामा में आज चर्चा करेंगे उन युवाओं को लेकर के जिन युवाओं पर इस देश का भविष्य है और आने वाली पीढ़ी पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर देश इन युवाओं के मार्फत चलेगा और देश को नई ऊंचाइयों तक, नए आयाम तक पहुंचाने का काम यही युवा करेंगे। लेकिन उन युवाओं के हालात क्या है? हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। हालात दिलीप जी आपसे छुपे नहीं हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारें जब चुनाव होती हैं उस दौरान सरकार पर, सत्ता पर काबिज होने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां कितने बड़े बड़े दावे करती हैं इन युवाओं को लेकर के। इन युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए रोजगार देने की बात करती हैं, लेकिन हालात आज जो हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं। युवा सड़कों पर आता है, लाठी डंडे खाने को मजबूर होता है। आखिर स्थिति कैसी आन पड़ी है? योगेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अभी कुछ दिनों पहले एक डेटा जारी किया था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इस देश की पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन किया था इंडिया का। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो युवाओं का पॉपुलेशन है इस देश में, जिसको 15 से 34 साल के बीच में युवाओं की कैटेगरी रखी गई है, उस वर्ल्ड बैंक के पॉपुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 48 करोड़ लोग, 135 करोड़ की जनता में 135 करोड़ की जनसंख्या में 48 करोड़ युवा हैं, मेल और फीमेल मिलाकर। आप इन 48 करोड़ युवाओं को, इसीलिए हम भारत को युवाओं का देश कहते हैं, लेकिन इन युवाओं का यूटिलाइजेशन क्या है?
इनका यूटिलाइजेशन कंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं हो पा रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव मोड में हो पाता तो ये देश अब तक कहीं और तरक्की कर चुका होता। उसका सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पर जो शिक्षा की नीति है, तो शिक्षा की नीति में दम नहीं है। दम नहीं है का इन सेंस कि यहाँ पर हम एजुकेशन बाय डिग्री की बात करते हैं। वो डिग्री को कीपिंग डिग्री कहा जाता है, वो अर्निंग डिग्री नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुले हुए हैं जहां पर आपको डिग्री बस आप एक बार एंट्री ले लीजिए, फीस दे दीजिए, एडमिशन आपका मान लिया जाएगा, अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी और साल के अंत में आपको डिग्री दे करके आपको सो कॉल्ड ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या टेक्निकल ग्रेजुएट बना करके भेज दिया जाएगा। टेक्निकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो सरकारें पैदा कर दे रही है, लेकिन इनका एब्जॉर्बेशन कहाँ होगा, ये कहाँ खपाए जाएंगे? जिस हिसाब से युवाओं का पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से युवा पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उस हिसाब से उनके लिए यहाँ पर देश में नौकरियां कहाँ हैं, जॉब, या अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कहाँ है। तो ये अरेंजमेंट सरकारों को ही करना होगा कि जिस कैटेगरी के लोग हमारे देश में ज्यादा है, उस कैटेगरी के हिसाब से हमको चीजों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, उनके लिए नौकरियों का इंतजाम करना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो रोजगार की व्यवस्था चाहे हमको छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करके देना हो या हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे करके। लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की प्रॉब्लम कह लीजिए या सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी कह लीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर युवा पढ़ लिख जाएगा और युवा नौकरी करने चला जाएगा, युवा रोजगार में लग जाएगा, युवा व्यापार में लग जाएगा, तो उनकी पार्टी का झंडा उठा करके कौन चलेगा? मोटरसाइकिलों पे जब रैलियां निकलेंगी तो वो रैलियों में भीड़ कैसे बढ़ेगी? उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कैसे लगाए जाएंगे? ठीक बात। ये राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, इसलिए वो बेरोजगारी का जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रखना चाहती। और युवाओं का यहाँ पर ये दोष है कि युवा भी आजकल राजनीति से बहुत ज्यादा प्रेरित है, और राजनीति से प्रेरित है ये अच्छी बात है, लेकिन राजनीति को अगर आप बाइफरकेट करके सुनना चाहेंगे तो राज की नीति, यानी कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपको राज के लिए नहीं आना है, आपको नीति के लिए आना है। लेकिन आज की माइंडसेट उल्टा है। आज के डेट में हर व्यक्ति राजनीति में राज के लिए आना चाहता है, नीति के लिए कोई आना नहीं चाहता। इसीलिए ना वो पढ़ने पे जोर देता है, ना वो लिखने पे जोर देता है। जबकि भारतीय संविधान में ये शेड्यूल 3 में जो शपथ दिलाई जाती है, जबकि कोई विधायक या नेता डेमोक्रेसी से चुन के जाते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ में लिखा हुआ है कि मैं भारत के संविधान और कानून के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा। वो व्यक्ति जो संविधान पढ़ता नहीं है, जो कानून जानता नहीं है, वो एक कसम खाता है कि मैं भारत के संविधान और कानून के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा। ये कितना बड़ा झूठ है, और इस झूठ को हम एक्सेप्ट भी करते हैं, हम ही भारत के लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो राजनीति में जाना अच्छी बात है, युवाओं के लिए अवसर पैदा हो ये अच्छी बात है। युवाओं के अंदर जो एनर्जी है उसको लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस्तेमाल करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये सारी कंस्ट्रक्टिव मोड में होनी चाहिए, जो नहीं हो रही हैं, और ये कोई सरकारें नहीं करती। मैं किसी वर्तमान सरकार की या भूतपूर्व सरकार की या किसी स्पेसिफिक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा। ठीक, दिलीप जी आएंगे आपके पास। जो एनर्जी है, दिलीप जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जोशी जी, जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है राजनीतिक पार्टियों का, जिस तरीके से अभी दिलीप जी कह रहे थे कि जब चुनाव प्रचार प्रसार होते हैं उस दौरान बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन नेताओं को एक बड़ा डर होता है, बड़ा डर सताता है कि आखिर अगर युवा उनके साथ नहीं रहेगा तो उनके जयकारे कौन लगाएगा, उनके झंडे कौन उठाएगा, और उनके पीछे जो काफिला चलेगा उस काफिले में अगर युवा नहीं होगा तो उनका जो कहा जाता है कि दबदबा वो समाप्त होता नजर आएगा। उनको कहीं इस बात का डर है, तो क्या वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसे ही करते रहेंगे? हाँ, देखिए योगेश जी, अभी देखो रिसेंटली जो 7 वर्षों से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है, और उसके साथ साथ जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल। सुरेश जोशी जी माफ कीजिएगा, आपके पास आएंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी, जिस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे थे और युवाओं को लेकर के बात को आप रखिए।
सुरेश जी, मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों से देश में चल रही है और एक हमारी एक आइडियोलॉजी भी है, हमारा एक सिस्टम भी है, हमारी एक नीति भी है। उस नीति के तहत निश्चित तौर पर देखिए संवैधानिक व्यवस्था भी है। हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षा की बात भी करता है, रोजगार की बात भी करता है, स्वास्थ्य की बात भी करता है, सुरक्षा की बात भी करता है। लेकिन उस पर अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बहस होगी। मुझे लगता है कि आधे पौन घंटे में बहस नहीं हो सकती है। मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात तो ये कि युवाओं के रोजगार की जहां तक बात आ रही है, निश्चित तौर पर सरकार ने सबसे पहले जो प्लानिंग की वो प्लानिंग की कि भाई हमारे देश का युवा सबसे पहले स्किल्ड कैसे हो। हम लोगों ने सरकार में चीजें आए तो हर जगह जो है कि जो हमारा कौशल विकास एक मंत्रालय ही हमने अलग बनवाया और उसके तहत जो है कि जो स्किल्ड इंडिया का हमने प्रोग्रामिंग की, उसमें छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम पहले अपने युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, 12th किया है, किसने BA किया है, किसने हाई स्कूल किया है, तो उसको स्किल्ड कैसे करें, जो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि स्किल्ड करना, उस काम को इस सरकार ने बखूबी किया। और साथ ही साथ जब स्किल्ड हमने कर लिया तो स्किल्ड करने के बाद उसके लिए रोजगार ढूंढना जो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ा प्रयास किया वो ये प्रयास किया कि भाई उसको बैंक से लोन कैसे मिले, बैंक उसको जो है ऋण कैसे दे। अब उस पर भी एक कठिनाई आ रही थी कि भाई बैंक ऋण देने को तो तैयार थे, लेकिन उस ऋण में बैंक के जो है कि विदाउट गारंटी देने को तैयार नहीं थे। तो हमने 50,000 से लेके 10 लाख तक के जो लोन मुद्रा बैंक के थ्रू हमने शुरू किए थे, मुद्रा बैंक लोन जो स्कीम हमने चलाई, उसमें बैंक के हमने जहाँ एक और टारगेट भी फिक्स किए और टारगेट फिक्स के साथ साथ हमने दूसरा उसमें बैंकों को से उन युवाओं को जो स्किल्ड युवा थे उनको रोजगार दिला करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए, उनको बैंक से पैसा दे करके उसको आगे बढ़ाया। तो आज ये कह सकते हैं आप कि इस सरकार ने जहाँ एक और लोगों को स्किल्ड करने का काम भी किया और वहीं दूसरी ओर जो है लोगों ने स्किल्ड करने के साथ साथ उनको रोजगार कैसे मिले, बैंक से गारंटी के तहत उनको पैसा कैसे मिले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे वो आगे बढ़े, ये काम भी सरकार ने किया। और दूसरी बात क्या है कि देश के अंदर जी हेलो सुरेश जी, जैसे ही बच्चा हाई स्कूल पास होता है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो फॉर्म भरता है, वो इस उम्मीद के साथ कि उसको आने वाले समय में हो सकता है रोजगार मिलेगा। वो 12वीं कक्षा जब पास करता है तो उसको अपडेट कराता है, ग्रेजुएशन करता है तो अपडेट करता है, कोई डिग्री लेता है तो उसको अपडेट करता है। हालात ये हैं कि फॉर्म तो भरे जाते हैं, लेकिन वहाँ जरा पता करिए नौकरी क्या किस रेंज में मिल पा रही है, आपको पता है? करोड़ों फॉर्म भरे हुए हैं और इस वर्ष का जो खाका आ रहा है वो लगभग 2 करोड़ टच कर रहा है और नौकरी लोगों को मिल नहीं पा रही है। सुनिए, मैं उस पर भी आपको बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात तो क्या है कि जो हमारे रोजगार के दफ्तर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज हैं, देखिए देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जब भी रोजगार के लिए कोई व्यक्ति निवेदन करता है या उसका आग्रह करता है तो उसके पीछे का जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो सीधे सीधे सरकारी रोजगार से रिलेटेड होता है। यानी सरकारी या तो सरकारी होगा या अर्ध सरकारी होगा, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रोजगार करने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कम ऐसे छात्र छात्राएं होंगे कि जो वहां पर को अपना नाम दर्ज कराते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 3 तरह का रोजगार है। एक तो सरकारी रोजगार है, एक गैर सरकारी रोजगार है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मैंने कहा अभी कि हम लोगों ने स्किल्ड कर करके नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया। अब जो आपके पास आंकड़े होंगे या जो मेरे पास भी आंकड़े होंगे सरकारी आंकड़े, उन आंकड़ों में अगर 2 करोड़ लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन देश के अंदर बेरोजगारी के लिए कराया है तो मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 1.5 करोड़ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रोजगार दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा और उसका रिन्यूअल भी कराया होगा, लेकिन किसी भी रूप पे वो रोजगार कर रहे होंगे। जैसे उन्होंने बैंक से लोन लेकर के मुद्रा लोन ले लिया, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई दुकान खोल ली, कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई अपना छोटा ढाबा खोल लिया, कोई कटिंग की दुकान खोल ली, कोई टेलरिंग की दुकान खोल ली, कोई कंप्यूटर शॉप खोल ली, ऐसे करके न जाने कितने रोजगार हैं
लेकिन वो वहां से नाम उनका आज भी यथावत एम्प्लॉयमेंट में नाम होगा, क्योंकि उनको सरकारी रोजगार अभी प्राप्त नहीं हुआ 2018 के बाद, है। 2018 के बाद तो मंत्रालय ने बंद ही कर दिया, श्रम मंत्रालय ने आंकड़े देना ही बंद कर दिया सुरेश जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि रोजगार देने के लिए देखो, जो सरकार का जो दायित्व है, जो सरकार का कर्तव्य है, हम तीनों रोजगार में फोकस कर रहे हैं, सरकारी रोजगार में भी, गैर सरकारी रोजगार में भी, जो प्राइवेट में रोजगार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी। अगर हमारी अभी एमएसएमई का जो बजट का आपने प्रोविजन देखा होगा, अभी हमने कोविड में भी एमएसएमई में अलग से पैसा उससे दिया है, उसके पीछे का भी मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम इंस्टीट्यूट्स को पैसा दे रहे हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि भाई सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में वो इंस्टीट्यूट रोजगार दे, जिससे कि आगे बेरोजगारी खत्म हो। ये सरकार का उद्देश्य और ध्येय है। ठीक है सुरेश जी, आपके पास आएंगे। दिलीप जी, अभी आपने सुना सुरेश जी को बखूबी कि अगर कोई युवक ग्रेजुएशन किया हुआ, वो डिग्री धारक है, तो वो अगर चाय का एक ठेला खोल रहा है या किसी भी चीज का छोटी मोटी दुकान खोल रहा है, तो वो रोजगार में गिना जाएगा, यानी उसके पास रोजगार है। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। वो किस स्थिति से गुजर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, रोजगार है। अगर वो कोई काम कर रहा है तो रोजगार उसको गिना जा रहा है। योगेश जी, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय जोशी जी को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तथ्य रख रहे थे। और मैं जब भी सरकार के तथ्यों की बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं जोशी साहब, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। मैं जब भी सरकारी तथ्यों की बात करूं तो सरकारी तथ्यों के हिसाब से 1951 से लेकर के 2021 तक सब कुछ टकाटक चल रहा है इस देश में। कोई परेशानी नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई अपराध नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं, हर आदमी को खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। अब जोशी जी ने अभी जो बात कही मुद्रा लोन, मुद्रा लोन की हकीकत मैं आपको बता दूं, किसी को मुद्रा लोन नहीं मिलता है। बैंक में मुद्रा लोन लेने चाहिए तो कहता है आईटीआर लाइए, 3 साल की बैलेंस शीट लाइए और मॉर्गेज दीजिए। कितनी एब्सर्ड सी बात है कि जो आदमी बेरोजगार है उसके पास 3 साल का आईटीआर कहाँ से आएगा, बिल्कुल ठीक बात। उसके पास बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आएगी। और वो अगर इस लायक होता कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता तो वो बैंक के पास काहे के लिए लोन लेने के लिए जाता, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके शायद व्यापार। यही हकीकत है जोशी जी। मैंने कहा कि कागजों की बात मत करिए, और अगर आप ये दावा करते हैं कि आप मुद्रा लोन दिलवा सकते हैं तो मैं 50 प्रपोजल आपको दिलवा दूंगा, एक करा के दिखा दीजिएगा। ये हकीकत की बात है, ये आप कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये जो स्थिति है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं बैंकों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं 8 बैंकों के पैनल पे हूँ। अब जो बात आपने कही, मैंने भी आपको आंकड़े बताए कि लगभग 48 करोड़ लोग देश में युवाओं की कैटेगरी में आते हैं 15 से 34 साल। ये परसेंटेज लगभग 40% हुआ टोटल पॉपुलेशन। अब इस टोटल पॉपुलेशन से अगर आप एम्प्लॉयमेंट का रेशियो निकालेंगे तो शायद 1 या 2% का रेशियो आएगा, चाहे सरकारी ले लीजिए चाहे गैर सरकारी ले लीजिए। और पिछले 2 साल से जो स्थिति चल रही है, जहां पर सरकार का दोष नहीं है, ये कोविड की वजह से है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, वो टोटल डाउनफॉल पे। बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। सिर्फ जो बड़ी चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट थी या बड़े चेन्स ऑफ होटल्स थे वो मैनेज कर पा रहे हैं। जो लोकल लेवल के रेस्टोरेंट थे या जो इवेंट मैनेजर थे या जो कैटरिंग वाले थे, बैंड वाले थे, बाजे वाले थे, इन सबका धंधा एकदम ठप हो पड़ा है। ये बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। और जो आपने बात कही कि कोई जो डिग्री लेकर के युवा निकल रहा है और कहीं ना कहीं कंप्यूटर की दुकान खोल के बैठा है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल के बैठा है, स्किल डेवलपमेंट करके आ रहा है, तो सरकार मुझे ये बताइए कि सरकार का रोल क्या होता है। आप जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब खाली रोजी रोटी से ही तो नहीं हुआ ना कि खाली आदमी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो प्रोग्रेसिव हो और कंसेक्यूटिव हो, एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की ओर लेके जाए। ये जो आप लोग स्टार्टअप की बात करते हैं कि स्टार्टअप में कोई पकौड़े की दुकान लगा ले, कोई रिपेयरिंग की दुकान खोल ले, कोई मोबाइल रिपेयरिंग में लग जाए, इससे सरकार को कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना सरकार के खाते में टैक्स आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए जोशी साहब, मालूम ही होगा डेफिनेटली, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, कि सरकार की जो बैकबोन होती है वो सरकार की ट्रेजरी होती है। और उस ट्रेजरी का जो भराव होता है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके। और आज भी 2021 खत्म होने वाला है, 2021 में भी आज इस डेट में मात्र 3.25% डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं इंडिविजुअल, मौत 3.25%। ठीक, बिल्कुल। दिलीप जी आएंगे आपके पास, फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से लगातार युवाओं को लेकर के चर्चा की जा रही है कि युवा बेरोजगारी की स्थिति से, बेरोजगारी के आलम से गुजर रहा है, लेकिन सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, अभी दावे करती हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति युवाओं के सामने वही रहती है, संकट खड़े रहते हैं। सुरेश जी, क्या अगर युवाओं के जिक्र करें तो क्या वो जान चुके हैं युवा कि उनके सामने दरअसल कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए सबसे बेहतर रास्ता है सियासी गुलाम बनने का? नहीं, देखिए योगेश जी, पहली बात तो मैं आदरणीय अपने दिलीप जी ने कई आंकड़े सामने रखे। देखिए, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कई आंकड़े रखे। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन को मिलने में 3 साल की ITR का विषय भी रखा, गारंटी का विषय भी रखा, और उन्होंने कहा बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जब मुद्रा लोन की स्कीम चलाई थी तो वो टारगेटेड स्कीम थी। उस पर सारे बैंकों को टारगेट दे दिए गए थे कि भाई आपको इतना पैसा देना ही देना है। तो उस पर कहीं भी कोई ब्रांच मैनेजर की ये गुंजाइश नहीं बची थी कि उसने किसी मुद्रा लोन के प्रपोजल्स को उस समय रिजेक्ट किया होगा, जो प्रपोजल उसके पास स्किल्ड जो हमारे बच्चे थे जो लेके गए थे, उनको उसने मुद्रा लोन नहीं दिया। और मैं फक्र के साथ आज इस बात को कह सकता हूं कि भाई मुद्रा लोन का बहुत बड़ी मात्रा में युवाओं ने बेनिफिट्स उठाए हैं और उनके कारोबार भी आज चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने एक सवाल और उठाया कि जो मुद्रा लोन लेने जाता है, ये वास्तव में हकीकत है कि उससे जब बैंक ITR मांगता है तो ITR वो कहां से दे देंगे? वो जब अगर उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक होती तो लोन क्यों लेने जाते, मुद्रा लोन क्यों लेने जाते भाई? समय बटा था मुद्रा लोन के जो टारगेटेड जब हमने दिए थे, उस समय प्रत्येक बैंक को, छोटी शाखा बड़ी शाखा जितने भी देश की शाखाएं थी, सभी शाखाओं को टारगेट दिए गए थे। ये निश्चित तौर पर देखिए कि भाई अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो बैंक उसका ये जरूर मांगेगा कि भाई आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट सीट्स जो है, आपको जो बैंक से पैसा लेंगे उस प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे और उस पैसे को कैसे रिटर्न करेंगे, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये बैंक मांग रहा था, लेकिन उस पर गारंटी भी जो है बैंक की हटा दी गई थी। सरकार ने ये ठीक है। सुरेश जोशी जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से युवाओं को लेकर के आज चर्चा हो रही है कि आखिर युवा रोजगार को लेकर के दर दर भटकता नजर आ रहा है, ठोकरे खाता है, लाठी डंडे खाता है और यहां तक कि आंसू गोले भी उन्हें खाना पड़ता है। जिस तरीके से हालात हैं, ये क्या हालात ऐसे ही रहे तो देश किस दिशा में जाएगा दिलीप जी, अगर हालात यही रहे तो? देखिए, देश अच्छी दिशा में जाएगा, इसके लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं और सरकारों को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेदारी है इस देश का। प्रजातंत्र जब किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व देकर के संसद तक पहुंचाता है तो वो इसी उम्मीद से पहुंचाता है कि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है, वो इस देश की संसद उसको देगी। लेकिन संसदें दे नहीं पा रही हैं या दे पाने में असमर्थ हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देखिए, देश का डेवलपमेंट जो है, मैं ये बार बार एक बात को कहता हूँ कि आप प्रजातंत्र से सरकार बना सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र से सरकार चला नहीं सकते। रिजर्वेशन की वजह से आप वोट बैंक को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन से आप देश को डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं। जब 90 नंबर वाले को सीट नहीं मिलेगी, 90 नंबर वाले को सीट नहीं मिलेगी और 40 नंबर वाला उसकी जगह अफसर बन के बैठेगा और 90 नंबर वाला मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान खोल के बैठेगा, तो ये देश डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज जो देश की स्थिति है, युवाओं की स्थिति है, इसका कारण आज नहीं जनरेट हुआ है, ये शुरू से जनरेट हुआ है। उसमें एक रिजर्वेशन भी बहुत बड़ा कारण है, एजुकेशन सबसे बड़ा कारण है। किसी भी देश के डेवलपमेंट का जो बैकबोन होता है वो एजुकेशन होता है, और इस देश में एजुकेशन को शुरू से ध्यान नहीं दिया गया। ये बात मैं कई डिबेट्स में कह चुका हूँ। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था साफ साफ कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 10 साल के बाद इस देश की सरकार हर 6 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर कराएगी, लेकिन वो 80 सालों तक, 70 सालों तक लागू नहीं हो पाया।
2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाने की बात कही गई। 2002 का अमेंडमेंट जाकर के 2010 में 8 साल बाद इफेक्टिव किया गया। तो आप सोचिए कि जिस देश में शिक्षा को लेकर के इतने देर से डिसीजंस होते हों और उसके बावजूद जिस हिसाब से कुकुर मुत्ते की तरह कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं, स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार ने एजुकेशन का बाजारीकरण होने दिया। और जिस चीज का बाजारीकरण हो जाता है वो चीज सिर्फ और सिर्फ पैसे पे केंद्रित हो जाती है। वहां पर एजुकेशन, मॉरल, शिक्षा, इन सब की कोई बात नहीं रह जाती है। आज की डेट में एजुकेशन एक बड़ा व्यापार है और कई लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुतायत उन्हीं लोगों के कॉलेजेस चल रहे हैं। उनको आराम से अप्रूवल मिल जाता है, स्टूडेंट्स को भर लेते हैं, पैसा लेते हैं, अटेंडेंस की जिम्मेदारी लेते हैं और डिग्री देने की जिम्मेदारी देते हैं और फिर वो उनको प्रोड्यूस करके एक डिग्री दे करके मार्केट में छोड़ देते हैं। दरअसल एक और तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है योगेश जी, और अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होती है। उस अनएम्प्लॉयबिलिटी की वजह से देश में जो युवाओं का रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर सरकारें ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, कागजों से हट करके वास्तविकता में काम नहीं करेंगी, तो ये रेशियो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। इसको कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार नहीं रोक पाएगी, सरकार की कमियां हैं, लेकिन युवाओं की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। 70-80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर एंग्री मैन घूमता था। सलीम जावेद की जोड़ी ने लोगों के गुस्से, युवाओं के गुस्से को सिल्वर स्क्रीन पर उतार दिया था। और उस दौरान का अगर जिक्र किया जाए तो अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर हुआ करते थे और देश का युवा सड़कों पर हुआ करता था। लेकिन क्या आज के हालात, आज का युवा ये समझने के लिए, जेपी का आंदोलन भी आपको याद होगा, जेपी का आंदोलन पढ़ा है हमने, उसको लेकर के जिस तरीके से जेपी ने ये बात कही थी, युवाओं से अनुरोध भी किया था उन्होंने कि हिंसा नहीं करना है लेकिन सत्ता को हम परिवर्तित कर देंगे, और उन्होंने करके दिखाया। कॉलेज से उस समय स्टूडेंट किस तरीके से निकल के सड़कों पर आते थे, वो हालात पैदा हुए थे। लेकिन क्या आज युवा अपनी मांग को, अपनी डिमांड को, अपनी मांग रखने के लिए सड़कों पर नहीं आ सकता है? सरकार कोई भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, सरकार कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते? योगेश जी, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को देखेंगे तो जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपने सिनेमा का जिक्र किया। 70-80 के दशक में जो सिनेमा, जो पिक्चरें पहले पर्दे पर आया करती थी, उसमें एक संदेश हुआ करता था, उसमें समाज की एक आवाज उठाई जाती थी, समाज की बहुत सारी कुरीतियों को पर्दे पे दिखाया जाता था, पारिवारिक संबंधों को दिखाया जाता था, और लगभग हर फिल्म में एक मैसेज हुआ करता था, सामाजिक मैसेज हुआ करता था। अब यहाँ पे सरकारों की लापरवाही देखिए। आज की डेट में जो वेब सीरीज बन रही हैं, जो मूवीज बन रही हैं, उसमें युवाओं को किस तरीके से भटकाया जाता है। सेक्स दिखाना एक नॉर्मल बात हो। दिलीप जाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 380 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से 70 और 80 के दशक की फिल्मों का जिक्र किया जा रहा था, जिस तरीके से जेपी आंदोलन का जिक्र किया जा रहा था, तो क्या आज के युवाओं में वो अब अभाव हो गया है जागृत होने का?
ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो जो देखती हैं, जो सुनती हैं, उससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। आपने सिनेमा का जिक्र किया, मैं सिनेमा की ही बात कर रहा था कि 70-80 के दशक में जो सिनेमा बनता था उसमें एक सामाजिक संदेश हुआ करता था, एक पारिवारिक संगठन को दिखाया जाता था, आपसी सामंजस्य को दिखाया जाता था और समाज की कुरीतियों को दिखाते हुए पिक्चर के अंत में एक सामाजिक मैसेज जरूर हुआ करता था। और आज जो पिक्चरें बन रही हैं, आज सेंसर बोर्ड पूरा बिक चुका है, मैं कह सकता हूं दावे से कि पैसा लेकर के वहां हर फिल्म को पास कर दिया जाता है। कहानी की मांग है, इस बात का बेस लेकर के खुलेआम सेक्स बेचा जा रहा है। वेब सीरीज में, पिक्चर्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी तक नहीं आई है। गाली गलौज बहुत आम सी भाषा हो गई है आज के मूवी की, और युवाओं को गलत रास्ते पे दिखाना, अपराध के रास्ते पे दिखाना, और कोई मॉरल नहीं दिखा करके सिर्फ प्यार मोहब्बत, और प्यार मोहब्बत के नाम पे सिर्फ सेक्स दिखाना, ये आजकल की मूवीज की यूएसपी हो गई है और उसी को युवा देख रहा है। और आज का युवा रील लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। उसको ये लग रहा है कि जो रियल लाइफ में दिख रहा है वो ऐसी ही जिंदगी रियल लाइफ में चलती है, लेकिन जब वो पढ़ लिख करके रियल लाइफ में अपने कूदता है तो उसको जिंदगी की हकीकत पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये रास्ता प्रशस्त कराना भी सरकारों का काम है। क्या पर्दे पे चलना चाहिए? सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि कहानी की मांग पर आप पूरा नंगापन दिखा दीजिए पिक्चर के अंदर, और वहां सेंसर बोर्ड का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वहां एक एक अधिकारी, सेंसर बोर्ड आपका पूरा मनोरंजन का मंत्रालय है। मंत्री जी क्या करते हैं, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन क्या करते हैं, वहां के अधिकारी क्या करते हैं, जो इस देश के युवा के सामने परोसा जा रहा है और उसे बखूबी वो ग्रहण कर रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ने पर अग्रसर नजर आ रहा है। ये सरकारों का काम है जोशी जी, आपकी सरकार का भी काम है। बिल्कुल। आपके सब परिवारों में युवा बच्चे हैं जो उसी चीज को देखते हैं, जिस चीज को देख करके हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारे आपके घर के बच्चे भी बिगड़ते हैं उस चीज को देखकर। सुरेश जोशी जी, देश की सियासत बड़ी महीन लकीर खींचता है, वो चाहे दलित का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी का, पिछड़ा का, कोई भी मुद्दा हो, तो क्या राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं इन मुद्दों को लेकर के अपनी सियासी रोटी तो सेक लेती हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो वो उन्हें भूल जाते हैं। अब ओबीसी का भी इस समय जो मामला चल रहा है कि ओबीसी के हमने इतने मंत्री दिए, ओबीसी के लिए हमने ये किया वो किया, तमाम सारी चीजें आपकी सरकार भी कह रही है आपके कि 27 मंत्री हमने ओबीसी के रख लिए। क्या वो 27 मंत्री इस बात का दावा करेंगे, या इस देश के जो करोड़ों ओबीसी युवा बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का वो 27 ओबीसी के मंत्री उन करोड़ों युवाओं से वादा करेंगी कि सरकार के जाते जाते, या सरकार जैसे इनका कार्यकाल खत्म होगा ये वाला, उस तब तक उन बेरोजगार युवाओं को ये रोजगार दिला पाएंगे? क्या ये 27 ओबीसी मंत्री ऐसा कर सकते हैं? देखिए योगेश जी, पहली बात तो अभी दिलीप जी ने बड़े महत्वपूर्ण विषय उठाए, और वो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आज की परिस्थितियों के आधार पर और जो वर्तमान की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को कैसे प्रैक्टिकल रूप पे जो है कि नीचे लाया जाए और कैसे उसको प्रैक्टिकल किया जाए और क्या क्या हो रहा है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है, निश्चित तौर पर पीड़ा का विषय। लेकिन जहां तक देखिए सरकारों का सवाल है, आज हम लोग सरकार में हैं निश्चित तौर से, और हम लोग भी संविधान से बंधे हुए हैं, और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो साफ और स्पष्ट ये कहती है कि सबके साथ न्याय करना। सारे जो लोग हैं देश के, अगर कोई वंचित समाज है उसको भी प्रथम पंक्ति में आना चाहिए, चाहे वो SC ST का हो, अनुसूचित वर्ग का हो, OBC का हो, और जिन्होंने बहुत बड़े संघर्षों से, आपने जेपी आंदोलन का जिक्र किया, तो जो भी देश के अंदर जिस तरह की लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, चाहे गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, चाहे जेपी जी ने लड़ाई लड़ी, ये सारी लड़ाइयों के पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसका एक कॉन्सेप्ट ये निकल के सामने आएगा कि भाई हमने देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व के पटल पर नंबर 1 स्थान पर रखने के लिए कहीं न कहीं अपनी युवा शक्ति का प्रयोग सही मायनों में करना होगा, और साथ ही साथ जो है कि रोजगार सृजन भी एक उद्देश्य होगा, संस्कार सृजन भी एक उद्देश्य होगा, नेशन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता भी एक उद्देश्य होगा। इन सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। ये तो विषय एक ही है। दूसरा विषय आपने जो रोजगार की बात की है, तो देखिए निश्चित तौर पर देश के अंदर जिस तरह से
जनसंख्या भी बढ़ी है, जिस तरह से आपने जिक्र किया एजुकेशन भी बढ़ी है, आप उसको प्राइवेट एजुकेशन के रूप में लें या उसको सरकारी एजुकेशन के रूप में लें, तो निश्चित तौर पर जो एजुकेशन का रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। आपने जिक्र किया कि भाई क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ी। निश्चित तौर पर ये भी कहीं न कहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं दिखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आज देश के अंदर, एक अच्छी बात इन 7 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो एक प्रयास किया है उस पर सफलता भी मिल रही है। वो सबसे बड़ा प्रयास ये है कि हम एजुकेशनल फील्ड में भी, अगर हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, उसके स्किल को हम ठीक करना चाहते हैं, उसी तरह से अगर हम रिसर्च के विषय में भी बात करें तो जो रिसर्च की फेलोशिप है, पहले के बजट और आज के बजट में आप एजुकेशन का बजट उठा के देखेंगे तो हम नए नए रिसर्च, चाहे IITs हैं, चाहे IIM है, चाहे ISC है, ऐसे जो भी हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनको हम उच्च कोटि का कैसे बनाएं और उच्च कोटि के बनाने के साथ साथ हम उसको समझ गए। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन एक सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर जिस तरीके से सरकार ये बात के दावा करती है, कोई भी राजनीतिक दल हो ये बात का दावा करते हैं कि इस दल से या OBC वर्ग से, फलाने वर्ग से हमारे पार्टी में इसको ये महत्वपूर्ण औहदा दिया गया, ये पद दिया गया, लेकिन अगर एक डेटा ये निकाला जाए, जो सरकार, जो जिस पार्टी की भी सरकार हो वर्तमान में या जब भी रहे, कि हमने इस वर्ग के इतने बेरोजगार युवाओं में से इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, तो उसमें क्या कमी आ जाएगी, क्या गलती हो जाएगी? ऐसे डाटा तो नहीं निकलते कभी। डेटा यह निकलता है कि हमने उस वर्ग के व्यक्ति को हमने अपने शीर्ष स्थान पर बैठा दिया, उसको एक महत्वपूर्ण औहदा दे दिया है, तो क्या वो उन युवाओं को लेकर के चलेगा या उन लोगों की परेशानी को खत्म करने का काम करेगा? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अगर हम किसी भी समाज के व्यक्ति को अगर उसके उत्थान के लिए, उसके प्रगति के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए कि अगर वो समाज की अग्रणी पंक्ति पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर वो प्रयास भी करता है कि भाई उसके समाज के चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके एक नॉर्म्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई आयोग भी इस तरह के बने हुए हैं, और अगर इस तरह से मंत्री अगर विभागों में उनकी संख्या बड़ी होगी, अगर कहीं पर रोजगार की दृष्टि से सरकारी सिस्टम पे कहीं पर बैकलॉग्स होंगे, कहीं पर प्रमोशन के विषय होंगे, और साथ ही साथ देखिए कि जब समाज में एक जागरूकता बढ़ती है, देखो सरकारों का तो चाहे सरकार मेरी होगी, किसी की भी होगी, उसका प्रयास तो ये होगा कि भाई उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे भारतवर्ष हो, हर नागरिक को जो है कि हम कैसे रोजी रोटी देने का प्रयास करें, कैसे उसको हम कपड़ा देने का प्रयास करें, कैसे हम उसको मकान देने का प्रयास करें, कैसे उसका जीवन यापन और अच्छा हो, और कैसे जो है कि देश की इकोनॉमी में भी उसका एक बड़ा रोल हो, देश की GDP में भी उसका योगदान हो, साथ ही साथ जो है कि अपनी पारिवारिक स्थिति, जो उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई है, उसके आधार पर कैसे वो सुव्यवस्थित होकर के आगे बढ़े। ये सरकारों का प्रयास होता है। सरकार लगातार ये बात का दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कहीं ना कहीं इसको भी टटोलने की जरूरत होती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद फिर एक बार वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना, दरअसल मुझे जो जानकारी है कि आप संविधान के भी अच्छे खासे जानकार हैं। अभी सुरेश जोशी जी ने एक बात कही कि उनके कुछ हाथ जो होते हैं वो संविधान से बंधे हैं। मुझे समझ नहीं आती बात, सरकार में होने के बाद ऐसी कौन सी स्थितियां आती हैं कि जो लोगों का भला करने के लिए, हित करने के लिए संविधान कहां आड़े हाथ आता है? योगेश जी, संविधान वहां आड़े आता है जहां पर आपका वोट बैंक न सध रहा हो, और जिस तरीके से वोट बैंक को साधना हो, वहां संविधान को बदलने में, अमेंड करने में कहीं कोई अड़चन नहीं आती है। और ये हम लोगों ने कई बार देखा है, 103 बार हमारा संविधान अमेंड हो चुका है। तो संविधान ने संसद के हाथ नहीं बांधे हैं, क्योंकि संसद ने ही संविधान बनाया है, और संसद को ये अधिकार भी दिया है कि संविधान को समाज की जरूरतों के अनुसार जब जैसे घटाना बढ़ाना हो, घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस बात को लेकर के बहुत सारे कोर्ट के डिसीजंस भी हैं।
कि जब जैसी जरूरत हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो संसद को इस देश की जनता के लिए करनी चाहिए। तो संसद ने आपके, संविधान ने आपके हाथ नहीं बांधे हैं, बल्कि संविधान ने आपके हाथों को मजबूती दी है। और अगर आप संविधान के प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो उस प्रेम्बल में सबसे पहली बात यही लिखी गई कि संविधान भारत की जनता को क्या देना चाहता है। उसमें लिखा है कि देना की बात जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना ये संसद का सबसे पहला संवैधानिक कर्तव्य है, और इसी बात को, इसी आधार को लेकर के संविधान बनाया गया है। और उस दिलीप यशवर्धन जी यहाँ आपको रोकेंगे, तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से और दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेश जोशी जी आपके पास आएंगे। अभी जिस तरीके से बात हो रही थी कि वर्ग विशेष को लेकर के, ओबीसी का हमने जिक्र किया कि ओबीसी वर्ग के इस समय बहुत ज्यादा जोर शोर से चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का अगर जिक्र करें तो ओबीसी वर्ग के केंद्र सरकार के जो संस्थान हैं उनमें अगर ओबीसी वर्ग का जिक्र करें तो मुझे लगता है 40 से 60% पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, सरकार अभी तक नहीं भर पाई है। मंत्रिमंडल में जगह भर दी है ओबीसी वर्ग के लोगों की, लेकिन ये जो पद खाली हैं जहां रोजगार सृजित हो रहे हैं, ऑलरेडी सृजित पड़े हुए हैं, उनको भरने में दिक्कतें आ रही हैं। इसमें संविधान का कौन सी अटकलें आ रही हैं कि संविधान आपके हाथ बांध रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। नहीं योगेश जी, मैंने संविधान हाथ बांध रहा तो कहीं कहा ही नहीं। मैंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। मैंने शब्द ये प्रयोग किया है कि भाई देश के अंदर किसी भी विषय को हम लोग लागू करते हैं तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ही चीजें लागू होती है। जैसे दिलीप जी ने कहा है कि उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और संसद के हाथ में उसको बढ़ाना घटाना सब है। निश्चित तौर पर हमारे संविधान की व्यवस्था है। हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाई देश काल परिस्थितियों के आधार पर कौन सी चीज देश के नागरिकों के लिए उपयुक्त है, उसके आधार पर हम उसमें ऊपर और नीचे कर सकते हैं। उसमें अमेंडमेंट आते हैं और देश की आजादी के बाद अभी तक उसमें सैकड़ों अमेंडमेंट आ भी चुके हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि ओबीसी वर्ग की सीटें रिक्त हैं, ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति की 40 से 60% पद खाली पड़े हैं। नहीं, देखिए आपके पास कौन से आंकड़े हैं? मैं आपके आंकड़ों को न तो झुटलाने वाली बात कर रहा हूँ, ना आपके आंकड़ों में कोई असत्यता मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि देश के अंदर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर सरकारी पदों में पद सृजित हों और उसपे जो है कि वेतन की व्यवस्था पर्याप्त हो तो इतनी बड़ी मात्रा में पद खाली नहीं हो सकते हैं। क्योंकि या तो जो पद सृजित किए गए होंगे या पद होंगे, जहां तक मेरी जितनी जानकारी इस पे है, या तो उनमें वेतन की व्यवस्था नहीं होगी या कोई अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम्स कोर्ट में मैटर्स होंगे कई विभागों के। इस कारण हो सकता है कि पदों में इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं मानूं कि साधारण तौर पे जो है कि अगर देश के अंदर 40 से 60% पद एससी, एसटी, ओबीसी में निश्चित तौर पर खाली नहीं हो सकते हैं। एक तो विषय ये। दूसरा विषय आपने जो रोजगार को लेकर के जिसका आप और हम बैठ करके आज चर्चा कर रहे हैं, योगेश जी, मैं निश्चित तौर पर देखिए जो मोदी सरकार की नीति है, जो हमारी प्लानिंग है इस सरकार की, वो प्लानिंग निश्चित तौर पर ये है कि भाई हर नागरिक को किसी न किसी रूप में रोजगार मिले। देखो मैंने रोजगार के प्रारूप पे भी आपसे चर्चा की कि भाई रोजगार, सारे सरकारी रोजगार देश के अंदर मिलना असंभव है। लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि भाई हर हाथ को रोजगार कैसे मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिले। भाई हमारा इन्वेस्टर हमारे देश के अंदर बाहर से अधिक संख्या में इन्वेस्टर कैसे आए, और हमारी जो देश के अंदर की जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें रोजगार और अधिक कैसे सृजित हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो अदर सेक्टर्स हो, उसको हम कैसे आगे बढ़े। और साथ ही साथ जो है कि जो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं और उसके लिए बजटीय प्रोविजन भी हमने बहुत अधिक मात्रा में बजटीय प्रोविजन उसमें रखा। चाहे हम एमएसएमई की बात करें, उसके माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाने की बात करें, चाहे उसके अलावा जो हमारे खादी ग्राम उद्योग की योजनाएं उनके माध्यम से हम लोग बात करें, चाहे हम टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से बात करें,
ऐसे करके न जाने देश में दर्जनों जो सरकारी सेंट्रल की स्कीम्स है और उसके साथ साथ स्टेट्स की भी स्कीम है, अलग अलग स्टेट्स की उन्होंने अपने बजट में प्रोविजंस किए हैं कि भाई हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं और उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे अधिक से अधिक लोगों को समायोजित कर सकते हैं। यानी देश का जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति का प्रयोग हम देश के संसाधनों में अधिक से अधिक कैसे करें जिससे कि हमारा युवा को भी रोजगार मिले और साथ ही साथ हमारे देश की इकोनॉमी भी सुदृढ़ हो और जो आने वाला भविष्य है भारत का वो कहीं न कहीं वैश्विक पटल पर एक युवा भारत जिसका हमने सपना देखा जो वास्तव में युवा भारत है, जिसके दिलीप जी ने भी अभी आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि 15 साल से लेकर के 40 साल तक के युवाओं के 48 या 46% जो उन्होंने बताया, तो निश्चित तौर पर उन हाथों को स्किल्ड करके कैसे काम दिया जाए, इसलिए जो है कि सरकार जो है हर स्तर पर काम कर रही है। जी, सोच तो बहुत अच्छी है, युवा शक्ति को किस ओर ले जाया जाए, लेकिन इसे धरातल पर उतारना बेहद जरूरी है। दिलीप जी, क्या अब युवाओं के पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है कि वो जिस तरीके से अभी तक लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और इस दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का झेलना पड़ता है, वाटर कैनन भी उनके ऊपर चलता है, तो क्या अब वो युवा होर्डिंग लगाना शुरू कर दें? कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता।